मेरा नाम डॉक्टर नरेंद्र कुमार चंदेल, सहायक आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय टोंक। दोस्तों, मित्रों, आज हम भौतिक भूगोल की एक प्रमुख इकाई जलवायु विज्ञान के एक प्रमुख टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है वायुदाब प्रवणता एवं पवन संचार। दोस्तों, वायुदाब प्रवणता एवं पवन संचार की चर्चा में सबसे पहले मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा वायुदाब प्रवणता किसे कहते हैं। किन्हीं भी दो स्थानों के बीच वायुदाब के अंतर को ही वायुदाब प्रवणता कहते हैं। वायुदाब प्रवणता को बैरोमेट्रिक ढाल भी कहते हैं। इस दाब प्रवणता के कारण ही पृथ्वी के धरातल पर पवन का संचार होता है। यह प्रवणता क्षैतिज दिशा में होती है। दोस्तों, दूसरा बिंदु, वायुदाब में अंतर के कारण ही पवन का संचार होता है और पवन का संचार उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर होता है। क्योंकि ढाल प्रवणता या दाब प्रवणता की दिशा समदाब रेखाओं की समकोण की दिशा होती है। क्योंकि दाब प्रवणता या ढाल प्रवणता की दिशा समदाब रेखाओं के समकोण की दिशा में होती है। वायु की प्रवाह गति पर भी दाब प्रवणता का प्रभाव पड़ता है। जहां पर वायुदाब प्रवणता अधिक होती है, वहां वायु का वेग तीव्र होता है, तथा जहां पर वायुदाब प्रवणता कम होती है, वहां पर वायु का वेग कम होता है। दोस्तों, इस डायग्राम के द्वारा जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये 1012 मिलीबार की समदाब रेखा, 1015 मिलीबार की समदाब रेखा, 1018 और 1021 मिलीबार की समदाब रेखा। यहाँ पर पवन की दिशा और वायुदाब प्रवणता में संबंध बताया जा रहा है। दाब प्रवणता तथा उसकी दिशा में संबंध इस चित्र के द्वारा दिखाया जा रहा है कि वायुदाब प्रवणता एवं पवन की दिशा समकोण की दिशा में होती है। इसके बाद वायुदाब प्रवणता की चर्चा करने के बाद दोस्तों, मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा पवन की दिशा संबंधी नियम। पवन की दिशा संबंधी नियम। पवन की दिशा संबंधी सबसे पहले नियम की चर्चा करने से पहले मैं आपसे चर्चा करूंगा कि पवन किसे कहते हैं। पृथ्वी के धरातल पर क्षैतिज रूप से गतिशील वायु को ही पवन कहा जाता है। धरातल पर पवनों के प्रवाह को या हवाओं के प्रवाह को दो चीजें निर्धारित करती है। एक है वायुदाब और दूसरा है पृथ्वी की घूर्णन गति या अक्षीय गति या दैनिक गति। यानी धरातल पर प्रवाहित पवनों की दिशा मुख्य रूप से वायुदाब तथा पृथ्वी की घूर्णन गति के द्वारा निर्धारित होती है। यदि पृथ्वी की घूर्णन गति नहीं होती, यदि पृथ्वी की घूर्णन गति कहें या अक्षीय गति कहें या दैनिक गति कहें, अर्थात यदि पृथ्वी की घूर्णन गति नहीं होती तो हवाएं समदाब रेखाओं के समकोण की दिशा में प्रवाहित होती। यदि पृथ्वी की घूर्णन गति नहीं होती तो हवाएं या पवनें समदाब रेखाओं के समकोण की दिशा में प्रवाहित होती, परंतु पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण उनकी दिशा में विक्षेप उत्पन्न होता है। विक्षेप अंग्रेजी में डिफ्लेक्शन उत्पन्न होता है और इस परिवर्तनकारी बल को ही विक्षेपण बल कहा जाता है। आगे चलकर दोस्तों केरोलिसिस विद्वान जीसी केरोलिसिस विद्वान के नाम के आधार पर इसको केरोलिसिस बल कहा जाने लगा। इस विक्षेप बल के कारण ही उत्तरी गोलार्ध में सभी हवाएं प्रवणता की दिशा के दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में प्रवणता की दिशा के बाईं ओर मुड़ जाती है। प्रवणता की दिशा के बाईं ओर मुड़ जाती है।
वायु के अपने मार्ग से, वायु के अपने मार्ग से विचलित होने की प्रक्रिया को विक्षेपण कहा जाता है, विक्षेपण कहा जाता है। दोस्तों इसके बाद मैं आपसे चर्चा करूंगा पवन की दिशा से संबंधित दो प्रमुख नियमों के बारे में। सबसे पहला नियम है फेरल का नियम। सबसे पहला नियम है फेरल का नियम। फेरल के नियम के अनुसार, मैं आपसे फेरल के नियम की चर्चा कर रहा हूं। फेरल के नियम के अनुसार जिस दिशा में पवन चल रही है उस दिशा में यदि मुख करके खड़ा हुआ जाए तो हवाएं या पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ जाती है। दोस्तों इस नियम को मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगा, दोबारा बोलना चाहूंगा कि जिस दिशा में पवन चल रही है उस दिशा में यदि मुख करके खड़ा हुआ जाए तो पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ जाती है। दोस्तों इस नियम को और स्पष्ट करने के लिए आपके सामने एक डायग्राम बनाया हुआ है। उस डायग्राम से इस नियम को समझने में आसानी रहेगी, आप आसानी से इस नियम को समझ पाएंगे। जैसे शुरू में दोस्तों मैंने आपसे चर्चा की कि पवन हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। आप यहाँ देख रहे हैं कि 30 उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब और विषुवत रेखीय न्यून वायुदाब। उत्तरी गोलार्ध में उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब से पवन विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की ओर चल रही है। ये पवन विक्षेपण बल के कारण अपने दाहिनी ओर मुड़ रही है, जैसे कि यहाँ से इस 30 उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब से विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की ओर चलनी चाहिए, जबकि ये पवन अपने दाहिनी ओर मुड़ जाती है, कोरियोलिस बल या विक्षेपण बल। ठीक इसी प्रकार आपके उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब से, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब से पवन उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर चल रही है, लेकिन विक्षेपण बल के कारण ये पवन अपने दाहिनी ओर मुड़ जाती है। दोस्तों ये स्थिति उत्तरी गोलार्ध की है। अगर हम दक्षिणी गोलार्ध में देखेंगे तो जस्ट इसके विपरीत स्थिति देखने को मिलेगी। आप दोस्तों यहाँ देख रहे हैं दक्षिणी गोलार्ध में उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब से विषुवत रेखीय निम्न दाब की ओर पवन चल रही है और ये पवन यहाँ से यहाँ की ओर चलना चाहिए, ये पवन अपने बाईं ओर मुड़ रही है। ठीक उसी प्रकार उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय न्यून वायुदाब की ओर पवन चल रही है, ये पवन भी अपने बाईं ओर मुड़ रही है। इसका मतलब फेरल के नियम के अनुसार, फेरल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में पवनें अपनी दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में पवनें अपने बाईं ओर मुड़ जाती है। दोस्तों पवन की दिशा से संबंधित दूसरा प्रमुख नियम है बायस-बेलाट का नियम। दोस्तों पवन की दिशा के संबंध में दूसरा प्रमुख नियम है बायस-बेलाट का नियम। बायस-बेलाट के नियम के अनुसार जिस दिशा में हवा चल रही है या पवन चल रही है, यदि उस दिशा में मुख करके खड़ा हुआ जाए तो, जिस दिशा में पवन चल रही है या हवा चल रही है उस दिशा में मुख करके खड़ा हुआ जाए तो उत्तरी गोलार्ध में न्यून वायुदाब बाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में दाहिनी ओर होगा। दोस्तों इस नियम को मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगा, दोबारा रिपीट आपके सामने कर रहा हूं। यदि जिस दिशा में बायस-बेलाट के नियम के अनुसार जिस दिशा में पवन चल रही है, यदि उस दिशा में मुख करके खड़ा हुआ जाए तो उत्तरी गोलार्ध में न्यून वायुदाब बाईं ओर होगा तथा दक्षिणी गोलार्ध में दाहिनी ओर होगा। दोस्तों इस नियम को भी मैं इस डायग्राम के द्वारा आपको स्पष्ट करना चाहूंगा। जैसा कि उत्तरी गोलार्ध में हम स्थिति देखते हैं कि पवन उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब से विषुवत रेखीय निम्न दाब की ओर चल रही है, तो इस पवन के बाईं ओर, ये पवन के बाईं ओर न्यून वायुदाब होगा और ठीक उसी प्रकार उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर उत्तरी गोलार्ध में पवन चल रही है, तो यहाँ भी न्यून वायुदाब पवन के बाईं ओर, पवन चलने के बाईं ओर होगा।
इसके ठीक विपरीत स्थिति दक्षिणी गोलार्ध में देखने को मिलती है। इस डायग्राम के द्वारा, इस चित्र के द्वारा हम दोनों नियमों को आसानी से या सरलता से समझ सकते हैं। वायु की दिशा पर दोस्तों घर्षण का भी प्रभाव होता है। क्या? वायु की दिशा पर दोस्तों घर्षण का भी प्रभाव होता है। घर्षण का बल हवा की दिशा के विपरीत कार्य करता है। घर्षण का बल हवा की दिशा के विपरीत कार्य करता है। घर्षण के कारण समवायुदाब रेखा के समानांतर, घर्षण के कारण पवन की दिशा या हवा की दिशा समदाब रेखा के समानांतर न होकर कोण बनाते हुए प्रवाहित होती है। हवा की दिशा कोण बनाते हुए प्रभावित होती है। हवा की सामान्य दिशा वह होती है जिधर से हवा या पवन आती है। जैसे यदि पवन उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है तो उस पवन की दिशा उत्तरी होगी। दोस्तों अगले बिंदु के बारे में मैं आपसे चर्चा करूं, इसी टॉपिक से संबंधित अगले बिंदु के बारे में मैं आपसे चर्चा करूं। जब वायुदाब प्रवणता तथा विक्षेपण बल में संतुलन स्थापित हो जाता है, जब वायुदाब प्रवणता तथा विक्षेपण बल में संतुलन स्थापित हो जाता है तो तब, जब वायुदाब प्रवणता तथा विक्षेपण बल में संतुलन स्थापित हो जाता है तब पवन का प्रवाह समदाब रेखाओं के समानांतर होता है। तब पवन का प्रवाह समदाब रेखाओं के समानांतर होता है, हो जाता है। इस प्रकार समदाब रेखाओं के समानांतर प्रवाहित पवन को ही, इस प्रकार समदाब रेखाओं के समानांतर प्रवाहित पवन को ही भू विक्षेपी पवन कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे जियोस्ट्रोपिक विंड कहा जाता है। दोस्तों भू विक्षेपी पवन की आदर्श स्थिति या आदर्श रूप वायुमंडल के ऊपरी भागों में देखने को मिलता है, क्योंकि वहां घर्षण का प्रभाव नगण्य होता है। दोस्तों आज हमने जो आज के टॉपिक में जो हमने चर्चा की है, आज का जो टॉपिक था हमारा वो दाब प्रवणता और पवन संचार का था। इसमें हमने दाब प्रवणता का पवन संचार पर कैसे प्रभाव पड़ता है तथा पवन संचार से संबंधित प्रमुख नियम, फेरल के नियम एवं बायज-बेलेट के नियम के बारे में चर्चा की है। दोस्तों अगली क्लास में हम पवनों के वर्गीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।